मैंने अपना विजन क्लियर कर दिया कि मैं मेरे स्टूडेंट का क्या चाहता हूं। मैं मेरे स्टूडेंट को लास्ट तक जिंदा रखना चाहता हूं, कि उसकी जो मस्ती है, उसकी जो हरकतें हैं, उसका जो बचपन है, उसका जो म्यूजिक है, उसका जो डांस है, वो जिंदा रहे। क्योंकि पढ़ाना जो है ना, पढ़ाना और पढ़ना ये 10% है सिर्फ, बाकी 90% आपका खुद का अपना वजूद है, आपकी खुद की लाइफ है, उसे जिंदा रखना जरूरी है। हेलो, हाय, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, मैं भी बढ़िया। हम लोग कर रहे थे कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का चैप्टर कर रहे थे, और उसमें हमने बातचीत कहाँ बंद की थी? लॉस ऑफ गुड्स। यस, फिर नोटबुक निकाल लेंगे। कल मैंने जो काम करवाया उसमें कोई दिक्कत आई है तो बताइए। कल जो काम करवाया, हाँ जी, सुनिए। हेडिंग है लॉस ऑफ गुड्स। loss of goods can be of two types. Number one, normal or natural or unavoidable or uncontrollable loss। छोटा सा नाम है इसका। नॉर्मल लॉस, नेचुरल लॉस, अनअवॉइडेबल लॉस या अनकंट्रोलेबल लॉस। ठीक है, नेचुरल जो होना ही है, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मली हो जाता है, अनअवॉइडेबल अवॉइड नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल कंट्रोल नहीं कर सकते, सारी एक ही बात है। अब नॉर्मल और अननेचुरल और अवॉइडेबल और कंट्रोलेबल। कल कुछ बातें की थी हमने इसके बारे में। चलिए, नॉर्मल लॉस, the loss which cannot be avoided is called normal loss। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग, पिघलना, नॉर्मल पिघलना, ठीक है ना। बस एक ही चीज है इस दुनिया में जिसका नॉर्मल लॉस हम बचा सकते हैं, बाकी कोई भी ऐसी चीज पिघलने वाली जिसका नॉर्मल लॉस नहीं बचाया जा सकता। आइसक्रीम, भाई साहब कोने पे भी आ जाए तो छोड़ते नहीं है, चाट लेते हैं, ठीक है। ये जो आइसक्रीम खाते वक्त, भाई अगर आइसक्रीम का कुछ हिस्सा ऐसा है कि आप कितना भी दम लगा लो वो टपक टपक, अगर 5-7 बार टपक जाती है आपके लाख कोशिश करने के बावजूद, वैसे तो खैर एक्सपर्ट हैं हम लोग इस मामले में, क्योंकि वो इधर नीचे जाएगी तो यूं कर लेंगे, अगर तो यूं कर लेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर आइसक्रीम ही इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि वो पिघल कर रहेगी, तो फिर उसका क्या है, वो नॉर्मल लॉस कहलाएगा, ठीक है। बाकी नहीं छोड़ेंगे हम, ये तो खैर, इसे हम अबनॉर्मल गेन कहते हैं। हाँ भाई, आइसक्रीम ने तो पिघलना ही है और वो कुछ तो टपकेगी, और अपन ने टपकने नहीं दी, तो वो नॉर्मल लॉस जो सेव कर लिया जाए ना, उसे हम क्या कहते हैं, अबनॉर्मल गेन, कि बेटा होके दिखा, ठीक है ना।
तो वो लॉस जो मतलब जिस जो नॉर्मल है, नेचुरल है, बचाया जा सकता था, उसे हम नहीं बचाया जा सकता था और उसे हम बचा लें, उसे हम क्या कहते हैं? अब नॉर्मल गेन। ठीक है ना? ये आप कॉस्ट अकाउंटिंग में नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। हमारे यहाँ अब नॉर्मल गेन नहीं है, अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस ही है। ठीक है? तो मेल्टिंग पिघलना, इवेपोरेशन भाप बनकर उड़ जाना। ठीक है? कोई केमिकल है, आप गर्म करते हो तो भाई इतना तो भाप बनकर उड़ेगा ही। लॉस इन वेट एक्सेट्रा। लॉस इन वेट, वजन कम हो जाना। फसलें जब कटती है ना, खासतौर पर सर्दियों की फसलें जब कटती है ना, क्या चीज? नरमा। क्या बात है, नरमा है, कपास, नरमा, खैर ये हो गया। और क्या होता है सर्दियों में, और क्या होती है? सरसों होती है, हाँ सरसों। तो जब ये हाँ मस्टर्ड, तो ये जब निकलकर मार्केट के अंदर आती है तो उस टाइम थोड़ी वेट पोजीशन में होती है, गिली पोजीशन में होती है। तो जब तौली जाए तब थोड़ा वजन ज़्यादा होगा, लेकिन उसको 15-20 दिन बाद धूप लग जाती है या सूख जाती है तो उसके बाद नेचुरली उनका वजन जो है वो कम हो जाता है। इसे हम लॉस इन वेट कहते हैं। तो इसको हम मानकर चलते हैं कि ठीक है, इतना वजन तो कम होगा ही होगा। ठीक है जी, चलिए। तो ये तो नॉर्मल लॉस हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम इसका? ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट, नो वैल्यूएशन इज डन फॉर नॉर्मल लॉस। इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं करते। वी जस्ट reduce the quantity but cost remains same, cost remains same। हम जस्ट क्या करते हैं? क्वांटिटी रिड्यूस कर देते हैं और कॉस्ट वो की वही रहती है। जी सुनिए, वी जस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी बट कॉस्ट रिमेन्स सेम, हेंस क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब इंक्रीज्ड प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, 10 kg आइस 100 रुपीज की है, तो ये हो गया 100 डिवाइड बाई 10 रुपीज, 10 पर केजी, लेस नॉर्मल लॉस 1 kg। तो इसकी वैल्यू हम नहीं लगाते, इसकी वैल्यू नहीं लगाते, हम वैल्यू नील करेंगे। तो क्या होगा? 9 किलो जो आइस है वो 100 रुपए की हो जाएगी। अब 100 डिवाइड बाय 9 kg करेंगे हम, तो ₹11.11 पर केजी हो जाएगा जी। समझ रहे हो बात को? 10 किलो बर्फ 100 रुपए की आई, 1 किलो पिघल जाती है, नॉर्मली पिघल जाती है लाने में रखने में पूरा दिन में। ठीक है? तो आप जो 100 जो कॉस्ट है वो 10 की नहीं मानकर चलेंगे, किसकी मानकर चलेंगे? 9 की। अब मान लीजिए इसमें से सेल 6 kg, क्लोजिंग स्टॉक 3 kg। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? 100 डिवाइड बाय 10 नहीं करेंगे, 100 डिवाइड बाय 9 kg करेंगे और इंटू 3 kg। तो यह आ गया जी 33.33। क्लोजिंग स्टॉक देखो बढ़ा हुआ आ गया। ये देखो ये बढ़ गया ना, ये देखो इंक्रीज हो गया।
हो गए क्या? चलिए, तो ये बात थी जी नॉर्मल लॉस की। और अब हम बात करते हैं अब नॉर्मल लॉस। लॉस which can be controlled is called abnormal loss. For example, accident, theft, fire, etc. Note: earthquake, flood, etc. are also taken as abnormal loss as they can be insured. कैसे अवॉइड कर सकते थे? बीमा कराओ भाई, ठीक है। हालांकि ये नेचुरल है, देखो फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जाना क्या है? नेचुरल है। धरती हिल जाना नेचुरल है, नेचुरल लॉस है, आप इसे रोक नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद हम इसको अबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनका इंश्योरेंस करवा के उनको रोका जा सकता था। आपने करवाया क्यों नहीं? हाँ जी। ट्रीटमेंट। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। फर्स्ट ऑफ ऑल, abnormal loss is valued by adding cost of goods lost plus proportionate direct expense incurred till the stage of loss. Stage of loss. Here stage means, stage का मतलब क्या है? Loss in transit or loss at consignees go down. अब नॉर्मल लॉस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले, अब नॉर्मल लॉस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं कि लॉस हुआ कितने का है। वो कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्लस एक्सपेंस, स्टेज तक के। स्टेज का मतलब क्या हुआ भाई? लॉस रास्ते में हुआ है या कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है। चलिए।
हाँ जी, सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, ए, इफ लॉस इज इन ट्रांजिट। लो जी, ऊपर जो बात लिखी है मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। हाँ, थोड़ा पेज का देख लेना। ये क्या है? दिल्ली। ये क्या है? लखनऊ। यहां से जो माल भेजा, गुड सेंट, जो यहां से माल भेजा वो है 100 kg और वह है 20,000 का। यहां पर इनके डायरेक्ट एक्सपेंस हुए 5,000। ये क्या है? ट्रक। और ये क्या है? क्या है? हाँ जी, यहां डायरेक्ट एक्सपेंस हुए, यहां डायरेक्ट एक्सपेंस हुए 3,000, यहां डायरेक्ट एक्सपेंस हुए 2,000, यहां इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुए, यहां इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुए 1,500। यहां अब नॉर्मल लॉस हुआ जी, यहां रास्ते में अब नॉर्मल लॉस हुआ, यहां रास्ते में अब नॉर्मल लॉस हुआ। कितना हुआ अब नॉर्मल लॉस? ये हुआ जी 15 kg। ये हुआ 15 kg। एक्सीडेंट हो गया भाई साहब, एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में 15 किलो माल खराब हो गया, 15 kg का अब नॉर्मल लॉस हुआ। मैं एक काम और कर देता हूं, यहां सेल हुआ 80%, 60 kg। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? क्लोजिंग स्टॉक 25 kg है ना। 100 था, 15 तो गया रास्ते में, 85 पहुंचा, 60 सेल हो गया, 25 बच गया। हाँ जी, सबने नोट कर लिया? बात सुनो, मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा माल का नुकसान दो तरह का होता है, एक नॉर्मल, एक अब नॉर्मल। ठीक है जी। नॉर्मल जो होना ही था, जो होके रहेगा, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। अब नॉर्मल जिसे अवॉइड किया जा सकता था, एक्सीडेंट हुआ, लापरवाही है। स्पार्किंग हो गई, गोडाउन में आग लग गई, लापरवाही है। ठीक है। चोरी हो गई, सिक्योरिटी की लापरवाही है। ठीक है ना। लेकिन अर्थक्वेक आ गया, आपकी क्या लापरवाही है इसमें? वैसे तो लापरवाही खैर है ही, इंसान से बड़ी लापरवाही तो नहीं है उसमें किसी की, अब जो ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन चलो ठीक है, हम उसे नेचुरल मानते हैं। फ्लड आ गई, उसे भी हम नेचुरल मानते हैं, लेकिन यहां हम अब नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में शामिल करेंगे। क्यों?
आप उस नुकसान को बचा सकते हो इंश्योरेंस करवा के। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कोई दिक्कत नहीं है, अर्थक्वेक से, फ्लड से आपका नुकसान हो जाए तो हम भरेंगे आपका। वो बात अलग है कि उस फ्लड के अंदर इंश्योरेंस कंपनी बह जाए तो खैर चलो अलग चीज़ है वो तो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस को हम कहीं भी एंट्री में नहीं दिखाते, हम नॉर्मल लॉस की कहीं भी वैल्यूएशन नहीं करते। हम क्या करते हैं, अपने बचे हुए माल की कीमत बढ़ा देते हैं। ये देखो आप, हमने कहा जो माल 10 रुपए किलो था उसको हमने 11 रुपए 11 पैसे किलो कर दिया, पर केजी कर दिया। कस्टमर को हम बताते ही नहीं कि 10 रुपए किलो आता है, हम कहते हैं भाई साहब 11 रुपए 11 पैसे किलो आता है। वो कहता है यार कमाल है, मेरे को पता है वहाँ से 10 रुपए किलो आती है बर्फ़। हमने कहा भाई साहब आप लाकर यहाँ बेच के देखो, एक दिन पता चल जाएगा आपको, 1 किलो तो पिघल जाती है बचाने के बावजूद भी। उसने कहा चलो ठीक है, मान लिए बात। तो कस्टमर का आप रेट ही 11 रुपए 11 पैसे लगाते हो, आप नॉर्मल लॉस की भरपाई कस्टमर से कर सकते हो, ठीक है जी। अब नॉर्मल लॉस में ये नहीं होता कि भाई साहब हम तो उतरते ही ऐसे हैं, ठीक है ना, कि नॉर्मली एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमारे ट्रक जाते हैं, बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, लोडेड होके जाते हैं, भिड़ते रहते हैं, ठीक है। आग है, आग लगती रहती है, हर साल लगभग 1-2 बार आग लग जाती है। नहीं लगे तो हम इंतजार करते हैं, 31 दिसंबर रात को 11:59 तक इंतजार करते हैं, नहीं लगी लगा देते हैं, ठीक है। आग लगना हमारे लिए नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसे कोई कस्टमर आपको पैसे नहीं देगा, वो लॉस तो आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्मल लॉस तो कस्टमर भुगत लेगा, लेकिन अब नॉर्मल लॉस कस्टमर नहीं भुगतेगा। अब नॉर्मल लॉस, चोरी लगना, आग लगना, गोडाउन में लगना, चाहे दिल में लगना, आपको खुद को ही भुगतनी पड़ेगी, आपको खुद ही भुगतनी पड़ेगी। दिल की आग भी खुद ही भुगतनी पड़ेगी, गोडाउन की आग भी आपको खुद ही भुगतनी पड़ेगी, ठीक है बॉस। हाँ जी, चलिए। तो क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हम रेट तो नहीं बढ़ा सकते, हम अपने माल की कीमत नहीं बढ़ा सकते। हम कस्टमर से कहेंगे भाई साहब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आग लगी ये नुकसान है हमारा, बाकी बचे हुए माल की कीमत आप दोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब नॉर्मल लॉस कहीं भी हो सकता है बॉस। अब नॉर्मल लॉस यहाँ हो सकता है, अब नॉर्मल लॉस गोडाउन में भी तो हो सकता है। ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, गोडाउन में आग लग गई, हो सकता है ना। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि लॉस जो है, सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाली जाती है बाय एडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, जितने का माल का नुकसान हुआ, प्लस में प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट क्यों नहीं भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से कवर किए जाते हैं, सेल से कवर किए जाते हैं, स्टॉक से कवर नहीं किए जाते। तो डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे टिल द स्टेज। स्टेज का मतलब अगर माल का नुकसान यहां हुआ है तो यहां तक के खर्चे, यहां हुआ है तो यहां तक के खर्चे। मैं एक बार रफली बताता हूं आपको। एक बात बताओ, कितने किलो माल का नुकसान हुआ है? 15। तो ये बताइए 20,000 का माल है 100 किलो, तो 15 किलो का कितना होगा? मेरा दिमाग बंद है, जरा कैलकुलेशन आप ही बताना। अब ये बताओ 5,000 जो खर्चा है वो 100 kg पर आया, तो बताइए 15 पर कितना आएगा? 750। ये खर्चा 15 किलो पर आया है, ये खर्चा 15 किलो पे आया है। बताओ ये रस्ते वाला खर्चा 15 किलो पर आया है या नहीं आया? आया है। 3000 डिवाइड बाय 100 इंटू 15, 450। ये लो जी। अब मुझे ये बताओ, यहां से ये 100 किलो माल लेकर चढ़ा, यहां से माल चढ़ा कितना? 100 kg। यहां रास्ते में उतर गया कितना? 15 kg। अब बताओ यहां माल कितना आया? 85 kg। 85 kg आया ना। अब मुझे ये बताओ, ये डायरेक्ट एक्सपेंस 85 पे आया या 100 पर आया? 85 लोकल। मान लीजिए यहां से यहां तक ये माल गया, या यहां पर माल उतरवाया, तो उतरवाने का खर्चा बताइए 100 का हुआ या 85 का हुआ? 85 का हुआ, ठीक है। क्योंकि 15 तो कट के अलग हो गया, उसका इंतजाम तो या तो हम करेंगे या इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम पे करेगी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ? ये डायरेक्ट एक्सपेंस। अब बताओ ये 2000 रुपये ऐड करूं या ना करूं? ये 2000 है जी, डिवाइड बाय 100 इंटू 15 पर कितना? बताओ ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वैसे कितना बनता है ये? 300 रुपये। लेकिन ये ऐड नहीं करना चाहिए। क्यों? जब ये खर्चे हुए थे ना, तब आपके पास माल था ही नहीं, माल तो गुजर चुका था पहले ही, ठीक है। तो मैंने क्या किया बताइए कितना हो गया? 4200। ये लो जी 4200। अगर नुकसान रस्ते में हुआ है तो रस्ते तक के खर्चे ले लो, और अगर नुकसान यहां होता तो आप क्या लेते? 20,000 डिवाइड बाय 100। ये खर्चा आया है, यस।
5000 डिवाइड बाई 100 इंटू 15 ये खर्चा आया है, यस। 3000 डिवाइड बाई 100 इंटू 15 ये खर्चा आया है, यस। और 2000 डिवाइड बाई 100 इंटू 15 ये खर्चा भी आया है। तब ये कीमत होती है 4500 रुपये। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अबनॉर्मल लॉस की दो स्टेज होती हैं। एक भाई यहीं हो जाए तो फिर हम अपने ट्रेडिंग P&L से कर लेंगे, कंसाइनर के पास ही हो जाए तो फिर बात ही खत्म होगी, वो तो भेजा ही नहीं ना, भेजने से पहले ही नुकसान हो गया। तो यहां पर समझ लीजिए दो वो हैं, दो स्टेज है। माल का नुकसान रस्ते में हो सकता है और कंसाइनी के गोडाउन पर हो सकता है। रस्ते में होता है तो रस्ते तक के खर्चे लिए जाते हैं, गोडाउन में होता है तो गोडाउन तक के एक्सपेंस हम प्रोपोर्शनेट लेकर चलते हैं। अब जरा इन लाइन को पढ़कर देखो, ये देखो। First of all, abnormal loss is valued by adding cost of goods lost plus proportionate direct expense incurred till the stage of loss. Stage of loss. Stage of loss means या तो रास्ते में और या फिर गोडाउन में। बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आ गई? ठीक है, हाँ जी। अगर मगर मत करना, बस जो बताया उसी में पूछना। सर ये सर डायरेक्ट एक्सपेंस है, हाँ 3000 रुपये। हाँ जी। ये पूरे गुड्स पे लगा है 100 kg पे। कौन सा? हाँ रास्ते वाले, यस सर। तो सर ये तो फिर वहाँ तक का है, लखनऊ का जो वहाँ तक का है 3000। हाँ हाँ हाँ। तो सर ये तो देखो पता क्या होता है, यहाँ माल का इंश्योरेंस होता है, भाड़ा होता है, ये सामने वाला तो पूरा लेगा क्योंकि आपसे टाई अप पूरे का हुआ है। अब माल रास्ते के अंदर हो गया, उतार दो उसको, खत्म हो गया, वो कोई बात नहीं है। लेकिन आपका मान लो फ्रेट की बात है या इंश्योरेंस की बात है, वो चलता है ना माल, उतने का सौदा होता है सारा। और फीता लेकर नापते नहीं अभी कितनी दूर गया कितनी दूर नहीं गया, ठीक है। रास्ते का मतलब रास्ता पूरा, ठीक है जी। चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ दोबारा से बताना क्यों इंक्लूड करते सर? हाँ देखो बात सुनो, जो माल जाता है, ठीक है, इसमें से एक हिस्सा बिक जाता है, एक हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रहता है, और यहां से माल जाता है। तो जो माल जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो माल जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो माल पड़ा रहता है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो माल बिक जाता है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम सेल से कवर करते हैं, ना कि हम अपनी डायरेक्ट कॉस्ट से कवर करते हैं। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंपेयर करते हैं, आपको याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, जो ये अब गोडाउन में माल रख रहे हो आप, गोडाउन में माल किस लिए रख रहे हो? बनाना है इसलिए या बेच रहे हो इसलिए? बेच रहे हो इसलिए। तो गोडाउन का इंश्योरेंस सेलिंग एक्सपेंस है, गोडाउन का रेंट सेलिंग एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट सेलिंग एक्सपेंस है, बेड डेट्स सेलिंग एक्सपेंस है। तो जो सेलिंग एक्सपेंस है तो सेल से कवर किए जाएंगे ना दोस्त। स्टॉक का बेचारे का क्या कसूर है इसके अंदर? स्टॉक जब बिकेगा तो स्टॉक से कवर कर लें, ठीक है। हाँ जी चलो मैं आपको अब इसका सॉल्यूशन करवाता हूं साफ साफ, ठीक है। तो मैंने आपको यस, तो ऊपर वाली चीजें किसी ने कॉपी तो नहीं की होगी ना, ये वाली है ना? हाँ कर दी? अरे नहीं करनी थी यार, मैं दोनों स्टेज लिखवाता हूं आपसे। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ abnormal loss of goods, calculation of value of abnormal loss of goods, yes, quantity और cost। भाई क्वांटिटी किस चीज में है? केजी में, और ये है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स। तो गुड सेंट कितना है? 100, और कॉस्ट कितनी है? 20,000। एड डायरेक्ट एक्सपेंस किसने किए? कंसाइनर ने। कितने किए? कितना किया था? 3,000 थे, 5,000 थे क्या? हाँ 5,000। तो ये 100 हो गया, ये 25,000 हो गया। एड डायरेक्ट एक्सपेंस, कंसाइनर ने कितने पे किए थे? 3,000, 100 और 28,000 लेस अब नॉर्मल लॉस 15। और ये कैसे? जब इसमें से निकला है तो इसमें से निकला ना। 28,000 जो था वो 100 का था, तो 15 का कितना होगा? 4,200।
तो गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी 85, 23,800। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कंसाइनी ने पे किए, वो 85 पर होंगे, कंसाइनी ने किए कितने, 2000। तो 85, 25, 800। अब इसमें से बिक कितना गया, सेल कितनी हुई, 60 kg, क्लोजिंग स्टॉक 25 kg, इसकी वैल्यू 25,800 डिवाइड बाय 85 इंटू 25, रुपीज 7588। देखना भाई, यस डन। हाँ जी बताइए, इसमें कोई दिक्कत है तो। मैंने आपको बताया इफ लॉस इज इन ट्रांजिट, और बी पार्ट इफ in the above example loss would be at consignees godown instead
ऑफ इन ट्रांजिट। अगर इस एग्जाम्पल में लॉस कंसाइनी के गोडाउन में होता ट्रांजिट की बजाय, तो कैसे करते हैं हम लोग? Calculation of value of abnormal loss. Abnormal loss. Quantity, cost, rupees, kg, particulars. अब मुझे ये बताइए, गुड सेंट कितना? 100 kg, 20,000 का, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस किसने पे किए? कंसाइनर ने। कितना पे किया था? 5,000। फिर रस्ते के दिए थे किसने? फिर कंसाइनर ने पे किए थे। कितना? 3,000। तो टोटल माल 100 kg रिसीव हुआ था और टोटल 28। हम डायरेक्ट एक्सपेंस जो कंसाइनी ने पे किए वो भी प्लस करेंगे। कितने पे किए थे कंसाइनी ने? 2000। ये लीजिए 100 kg 30,000 लेस अबनॉर्मल लॉस। अब अबनॉर्मल लॉस होगा यहां 15 kg। कैसे निकालोगे? 30,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 15, 4,500। समझ रहे हो बात को? तो 85 kg हो गया टोटल बचत, बैलेंस। ये कितना हुआ? कितना? 25,500। अब इसमें से सेल हो गई 60 kg, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 15 kg। इसकी कीमत कैसे निकालोगे? 25,500 डिवाइड बाय 85 इंटू 15। 25, अच्छा 25 किलो। ओके 25 kg, 25 kg। हाँ जी बोलो। 7,500। लो भाई, हाँ जी, हाँ वो करेंगे अभी। एक बार हम सिंपल बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। अभी इंश्योरेंस होता तो क्या, अभी मैं एंट्री समझाऊंगा आपको तब बात करेंगे, ठीक है ना? अभी चाहे इंश्योर्ड हो चाहे इंश्योर्ड ना हो, वैल्यू तो निकालनी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा नुकसान कितने का हुआ, ताकि हम उसको माइनस कर सकें और कस्टमर से ना वसूल हो जाए कहीं।
अगर ये 4500 रुपये हम यहाँ से माइनस ना करते तो हमारे 85 की जो कॉस्ट है, देखना 85 की कॉस्ट कितनी हो जाती, 30,000 हो जाती है। गलत हो जाता ना, इसकी कॉस्ट हम कहाँ से ले लेते, कस्टमर से ले लेते, जो कि गलत है फिर। ठीक, चलिए ये ध्यान दो। अभी तो मैंने एक स्टेप करवाया आपको, ये मैंने कहा सबसे पहले अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालो। अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू है कितनी, आपका नुकसान कितने का हुआ है। अब हम क्या करते हैं, स्टेप 2, मेक जर्नल एंट्री फॉर abnormal loss. Make journal entry for abnormal loss. एक मिनट रुको ज़रा, इसके ना दो तरीके हैं, मैं आपका स्टडी को थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ कि स्टडी क्या कहता है। Abnormal loss is not charged from consignment account. आपको ध्यान होगा, हम कंसाइनमेंट के डेबिट में सारे खर्चे और क्रेडिट में सारी इनकम लिखते हैं भाई, याद है। अब अबनॉर्मल लॉस हमारे लिए लॉस है तो ये कहां से चार्ज होना चाहिए, कंसाइनमेंट अकाउंट से चार्ज होना चाहिए, राइट। लेकिन कंसाइनमेंट नहीं चार्ज करता। इट इज चार्ज फ्रॉम P&L account of consignor being abnormal. ये abnormal है इसलिए हम इसको कहां से चार्ज करते हैं, P&L अकाउंट से चार्ज करते हैं। It is charged from P&L of consignor being abnormal after deducting of claim amount, claim amount माइनस करने के बाद। सो जर्नल एंट्री वुड बी, इसलिए जर्नल एंट्री क्या होती है, थोड़ा सीरियस हो गया माहौल, है ना। गाना वाना सुना दो फिर, कोई कौन सुनेगा, तुम्हारी क्लास में सिंगर कौन है, अपने आप कौन सुनाएगा, नहीं तुम लोग मत बोलो, तुम लोग नहीं, अपने आप। क्या मैं एक बार डेमो दूं, अच्छा मैं कह रहा हूं इतना गंदा भी गा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गाना दिल की आवाज होती है और वो किसी तरह भी गाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। कौन है, किसी का मन नहीं बना अभी तक, कमाल ही हो गया। तो तुम लोगों की उम्र बहुत कम है, बहुत जल्दी मर जाओगे। हम लोग 4th-5th क्लास में थे ना, सुनो एक मिनट, ये तो तुम यहाँ 12th में हो गए, इतने बड़े होके भी अकल नहीं आई तुम्हें। हम 4th-5th क्लास में भी थे ना, तो अपनी साइकिलों पे जाते थे, पीछे किताबें टंगी होती थी, रास्ते में कोई बारात जा रही होती थी ना, तो साइकिल पर स्टैंड लगा के नाच के फिर आगे चले जाते थे हम उसमें। हाँ, इतने तगड़े बेस्ट।
ये देखना लायक अभी भी ये कह रहा है पैसे दे दो तो मैं भी नाच लूंगा, लेकिन बेटा याद रखियो फिर यहां पर वो गजरा पहन के हम बैठेंगे और नाचना उस पे पड़ेगा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा में। आजा, सौदा महंगा नहीं है, पैसे भी देंगे उछालेंगे भी। तो करिए चिकनी चमेली चिकनी चमेली, आजा 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 जल्दी आ। ये वो है जो पार्ट टाइम में बारात में ना वो झूमर उठाता और फिर पैसे भी चुगता है। पहले अपना काम भी ढंग से नहीं करता, यहां से बारात के झूमर उठाता लाइट के, फिर यूं करता यूं ही, ये करो ये करो ये करो हैं। आजा, यहां 3 जने गजरा लेके बैठो रे, यहां तकिया लगा के, चमेली आएगी अभी, आजा पैसे देंगे हम। हाँ हाँ, यहीं से सुनाओगे? यहाँ आ जाते यार, यहीं से सुनाओगे, चलो कोई बात। हो कम नहीं आउंदे ने थानेदार नू जिन्ने रहंदे यार जिवें भी बा तेरे यार नू टी ने इजरां दे वांगू गल्लां नहीं होणियां नी फोन करने उत्ते ला के तुर जाइए बाहर नू। वैलियां ते रैलियां च ना बोलदा, शांत। वैलियां ते रैलियां च ना बोलदा नी बोता पुछ पुछ करदा ना नारा नू। इस गल तो फिर किन्ने टुट गए मुंडा टोपे उत्ते रखदा यारां नू। इस गल तो फिर किन्ने टुट गए मुंडा टोपे उत्ते रखदा यारां नू। बहुत अच्छे, शाबाश, क्या बात। बस तालियां ही बजाते रहना, इसी के पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, खुद मत गाना। हाँ। अब कौन लड़कियों में, लड़कियों में वो गाना सुना रहा है? हाँ सुनाओ भाई, पैसे खुले करवा लो। क्या हुआ? नहीं नहीं सुना रहा, मजाक नहीं, ऐसे नहीं। और कौन सुना रहा है भाई? और कौन लड़कियों में? चलो ऐसे मत करो, फिर ईमानदारी से बताओ। हाँ, अरे वाह बहुत अच्छी, शाबाश। सर हम गा तो देंगे, सारे तालियां बजाते हैं बीच में। एक मिनट, बीच में क्या? तालियां बजाते हैं बीच में? बीच में मत बजाना भाई, जब तुम्हारे धंधे का टाइम हो तब बजाना। बीच में ही आ जाता है, हाय हाय इतना बढ़िया गाना सुना रही है, बीच में आ जाते हैं नालायक ये। बोल दिया अब नहीं बजाएंगे, चिंता मत करो, अब टेंशन ना लो, अब कोई नहीं बजाएगा। ठीक है भाई, गाना बंद होने के बाद तालियां बजानी है, समझ गए ना? बीच में अपनी स्पिरिट को रोक लेना, बस शांत शांत। हाँ जी। बुलावी तुझे यारी आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तुम हो एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तो चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तो सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊँ जब जब तेरा दिल धड़के। वाह बहुत अच्छे, अब बजा सकते हो। हाँ, ये सम्मान में बजाई हुई तालियां हैं। हाँ, वो दुकान में बजाई हुई तालियां हैं। शाबाश, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छी आवाज। और कौन है भाई? इन्होंने जैसे ही गाना सुनाना शुरू किया, इधर से अलग अलग तरह की आवाजें आनी शुरू हुई थी। हाँ भाई ध्यान रखियो, मेरा एक दोस्त था, ऐसी आवाजें आती थी, बड़ी भयंकर बीमारी हुई थी उसे, बता भी नहीं पाए दुनिया को कि बीमारी क्या है। हाँ चलो, हाँ जी, यस, और हाँ यस, और जिन बच्चों का मन करे वो थोड़ा गुनगुना भी सकते हैं, साथ में गा सकते हैं, मतलब हाँ। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं, चलो शाबाश। मैं वारी जावा सांसों की होया एक कसूर रे, मैं वारी जावा दिल तो होया मजबूर, मैं वारी जावा छू लिया तूने
लब से आँखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही, तू मिले जहाँ मेरा जहाँ है वहाँ, रौनकें सारी तुमसे ही। हो चलिया तूने लब से आँखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही, तुम मिले जहाँ मेरा जहाँ है वहाँ, रौनकें सारी तुमसे ही। पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। वाह, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह भाई, देखा, बहुत अच्छे। अब ये तीनों चारों बच्चों ने जिन्होंने गाना गाया, इनके लिए अलग से तालियां बजाओ कि इन्होंने हिम्मत की, ठीक है ना, शाबाश, बहुत अच्छा, गुड। मुझे इस तरह की हिम्मत चाहिए। देखो ये तो आपका वो है जो टैलेंट है, तो इसमें आप अगर आगे नहीं आएंगे तो जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, देखो पढ़ाई टैलेंट किसी का नहीं होता, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, ठीक है, वरना भाई साहब सुबह 6 बजे उठते वक्त सबका जी सुखी होता, दुखी किसी का ना होता। तो ये तो एक मतलब एक राष्ट्रीय समस्या है कि स्कूल जाने से पहले जो उठना होता है, ठीक है, उसकी मन की जो स्थिति है वो वही जानता है जो उठता है। कई बार तो वो उठ ही जाता है, ठीक है, मरे समान ही होता है, कोई खास बात नहीं। तो चलो पढ़ाई वढ़ाई तो अलग बात है, ये आपके टैलेंट है, इसमें ही आप अगर इनिशिएट नहीं करोगे तो जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कैसे इनिशिएट करोगे। और कोई गा रहा है भाई? अब मैं आगे बढ़ूँ फिर, अब नॉर्मल लॉस, ठीक है, हाँ अब मैं सुना दूंगा एक, रुको मुझे थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बहुत सारे गाने आते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ एक्चुअली। गाना तो नहीं है ये, कुछ एक पोएम है अच्छी, रोमांटिक में सैड सॉन्ग है ये, मतलब ऐसे ही रहा मेरे साथ। मेरी फेयरवेल पार्टी थी तो सैड सॉन्ग चला गया, बोला इस पे गाना नहीं, इस पे डांस करके दिखाओ। हाँ सुनो भाई, एक कविता है, शायद डॉक्टर कुमार विश्वास की है ये, लेकिन कोई दीवाना कहता है वो नहीं है। हाँ, बस्ती बस्ती घोरी अंधेरा, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रित तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। सुना है आप लोगों ने? अच्छा जी, कौन ये? कोई बात नहीं, तेरे को कॉल करने के लिए टाइम दे दूंगा। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, मन ऐसा एक तारा है, जो तुमको भी प्यारा है और जो हमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, फिर कहती हो प्यार है तुमसे, क्या एहसान तुम्हारा है। बस, हाँ जी, क्या हुआ? हाँ जी, चलो जी, अरे रोने वाली नहीं है, प्राउड करने वाली कविता, ध्यान से सुनिए। उसने कहा जब सारी दुनिया हमारे गीतों पर झूम रही हो तब आकर कहती हो कि तुमसे प्यार करती हूँ, ये कोई तुम्हारा एहसान है? ये तो हमारा पोटेंशियल है जो तुम्हें खींच लाया है ना। चलो जी, हाँ आगे देखो, ठीक है भाई। और किसी के मन में कोई आया हो भाव तो गा दो बस। हाँ जी सुनिए, अब जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं अपन। अगर मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता हूं इसके अंदर, लो जी अब आराम से पढ़ लो बिल्कुल।
अगर मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता हूं, मुझे बताओ मेरे एग्जाम्पल में टू गुड्स सेंट 100 kg कितने का है बताना? अरे कितने का था? 20,000 ना? ये लीजिए। टू कैश डायरेक्ट एक्सपेंस कितने? कंसाइनर ने कितने किए थे? पहले किए थे 5, फिर किए थे 3 और उसके बाद और कंसाइनर ने भी किए 2Y ना? Y लिख दो। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने किए थे? 2000। 2Y ने इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी किए थे। हाँ जी, कितने थे बताना? 1500। हाँ जी, मैं सिर्फ कंसाइनमेंट की बात करूंगा और किसी चीज की बात नहीं करूंगा। जो अबनॉर्मल लॉस है कंसाइनमेंट के अंदर, जो अबनॉर्मल लॉस है, मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं। देखो जरा ध्यान से, इतना लिख लिया आप लोगों ने? कोई बात नहीं, नहीं भी लिखा तो एक बार रुक जाओ, जरा सुनो ध्यान से। एक बात बताओ यार, 100 kg माल भेजा 20,000 का, 5,000 उस पर खर्च हुए, 3,000 इस पर खर्च हुए और इस पे ही हुए। अब इसमें से जितना अबनॉर्मल लॉस होता है ना, वो हम यहां से हटा देते हैं बाय अबनॉर्मल लॉस। और यहां क्या आती है? वैल्यू। यहां आती है वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वैल्यू मान लो 4500 रुपये आई थी ना ऊपर, ठीक है ना? मान लीजिए 4500 रुपये वैल्यू आई, तो मैं क्या करता हूं, 4500 को यहां पर दिखा देता हूं। आपको पता है 4500 में क्या क्या शामिल है? 20,000 शामिल है, 5,000 शामिल है, 3,000 शामिल है, 2,000 शामिल है। ये शामिल नहीं है। तो ये प्लस ये और इस पूरे में से मैंने यहां से निकाल दिया, है ना? बताओ माइनस हो गया या नहीं हो गया? आपने भी तो यही किया था टेबल के अंदर, ये देखो, यही तो किया था आपने। 4500 रुपये माइनस कर दिए थे। 100 में से 15 kg 85 आ गया था, इसमें से एक हिस्सा बिक गया, एक हिस्सा बच गया। इसी तरह से यहां से भी तो 4500 माइनस ही किया है 30,000 में से। ये देखो, ये 30,000 है, 20 5 25 और 3 28 और 2 30,000 में से 4500 माइनस कर दिया। यहां से माइनस क्यों किया गया है? ये क्यों किया गया है? टू बी शिफ्टेड टू P&L अकाउंट। हमें ये कहां लेकर जाना है? P&L अकाउंट में लेकर जाना है भाई। तो मैंने कहा देखो जरा ध्यान से, 4500 रुपये कहां बैठा था? यहां बैठा था, यहां बैठा था, यहां बैठा था, यहां बैठा था। हमने कहा यहां क्या कर रहे तू नालायक? यहां किस लिए बैठा तू? बोला जी मैं कंसाइनमेंट का लॉस हूं, और लॉस तो आपको पता है डेबिट में ही आता है। तो हमने कहा कि ये डेबिट में वो आता है जो नॉर्मल खर्चे और नॉर्मल इनकम है। अब नॉर्मल लॉस जो है वो कंसाइनमेंट में नहीं आएगा। कहां आएगा? P&L के अंदर। चल यहां से खड़ा हो जा। ये खड़ा हो गया। हमने कहा चल यहां से बाहर भाग। बाहर कैसे भागता है? डेबिट में से बाहर भगाना हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो डेबिट में से 4500 को मुझे शिफ्ट करना है। कहां शिफ्ट करना है? P&L में। तो P&L में ले जाने के लिए मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब क्या हुआ बॉस? अब हम इसको घसीटते घसीटते लेके जा रहे थे P&L में। रुक जाओ, छोड़ दो मेरे को, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मैंने कहा क्यों नहीं जाना? फंडा क्लियर नहीं है क्या? फंडा क्लियर नहीं है कि P&L से चार्ज करना है? बोले सर फंडा क्लियर है, पता है, क्लियर है। तो मैंने कहा फिर क्या कमी रह गई? मेरा क्लेम भी तो मिलना है, सारे को क्यों ले जा रहे हो? मैंने कहा अच्छा तू तो इंश्योर्ड था यार, तू तो इंश्योर्ड था। बोले हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, मैं कंसाइनमेंट से तो बाहर आ गया आराम से। देखो आपने एंट्री की, मैंने कुछ कहा? मैंने कहा नहीं। बोला आप मेरे क्लेम की तो एडजस्टमेंट कर दो। मैंने कहा अच्छा
तो चल फिर एक बार तेरे को P&L में नहीं लेके जाते, एक बार हम ऐसा करते हैं, तेरे को तेरे घर में ही रखते हैं। घर में मतलब अब नॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर। रस्ते में अब नॉर्मल लॉस अकाउंट पड़ता है और हमने अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में इसको एक बार रुकने दिया। तो बताओ जी, जब कंसाइनमेंट में बाय अब नॉर्मल लॉस है तो अब नॉर्मल लॉस में क्या आएगा? टू कंसाइनमेंट। कितना? 4500। अब इसमें से जितना इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट करती है या पे करती है बाय बैंक, क्लेम फॉर एग्जांपल 3000, मान लीजिए 3000 का किया है, और बाकी बचा हुआ किस में जाएगा? P&L के अंदर, P&L अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर कितना? 1500। लो जी, ये लो, ये लो, और अब कौन? P&L। अब P&L के अंदर इसको ले जाएंगे यहां 1500 रुपए, क्या? टू अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। समझ में आ रही है बात? सुनो मेरी वर्डिंग पे ध्यान दो, लिखो मत यार अभी, मेरी वर्डिंग पे ध्यान रखो। अब नॉर्मल लॉस शुड नॉट बी चार्ज फ्रॉम कंसाइनमेंट अकाउंट। अब नॉर्मल लॉस को कंसाइनमेंट अकाउंट से चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। ये माल जो भेजा गया उसकी कॉस्ट में से माइनस किया जाना चाहिए। अगर आप ये एंट्री नहीं करते हैं ना वो, तो यहां अब नॉर्मल लॉस डेबिट को बढ़ा देगा और आपके कंसाइनमेंट के लॉस को बढ़ा देगा, और कंसाइनमेंट के डेबिट में नहीं आना चाहिए। तो हम कहते हैं चलो भाई उठो यहां से, कॉस्ट ऑफ गुड्स उठो, डायरेक्ट एक्सपेंस उठो, कंसाइनर के उठो, कंसाइनी के उठो, यहां से चलो कहां भेज रहे हैं तुम्हें? P&L में भेज रहे हैं। यहां से उठाकर हम उसको P&L में भेज रहे हैं। वो कहते हैं साहब हमारा क्लेम, हाँ क्लेम दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो यहाँ से एक बार घर पर मिल लो, घर से कुछ सामान उठाना उठा लो। कुछ नहीं उठाना सर, हमारा लॉस कम हो गया, हमें 4500 रुपये का इल्ज़ाम ना लगाया जाए, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए 1500 रुपये का। हमने कहा ठीक है, फिर दिखाओ कहाँ है क्लेम? इंश्योरेंस कंपनी दे देगी साहब, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिया, चेक आ गया, ये लो साहब चेक आ गया, तो बाय बैंक कर देंगे। तो 3000 का क्लेम मिल गया, 1500 रुपये। अब चलो बाकी बचे हुए लोग बैठो P&L में, चलो। तो यहां से हमने फिर बाकी बचे हुए लोगों को कहां पहुंचा दिया? P&L में। कॉस्ट ऑफ abnormal loss should not be charged from consignment account, it should be deducted from cost of goods and it should be charged from P&L account net of claim, क्लेम माइनस करने के बाद। मैंने इतनी बातें क्यों बताई? क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है ना, इतनी डिटेल में अगर बात ना करें तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। यहां क्या दिखाए जाते हैं? एक्सपेंस, और यहां क्या दिखाई जाती है? इनकम। और ये क्या है? अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस इनकम में, भगवान ऐसी इनकम सबको दे। कैसे हो सकता है ये? अबनॉर्मल लॉस इनकम कैसे हो सकती है? बच्चों के दिमाग में रहता है कि ये इनकम है, इनकम नहीं है ये लॉस रिड्यूस कर रहे हैं, एक्सपेंस रिड्यूस कर रहे हैं। यहां से एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। तो हमने क्रेडिट में इसलिए किया है क्योंकि हमने इस लॉस को रिड्यूस किया है। अगर हम इसको ना करते तो ये कंसाइनमेंट से चार्ज हो जाता और आपके प्रॉफिट का एक हिस्सा खा जाता है। 4500 रुपये प्रॉफिट खा जाता है ये यहां से। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आप नोट कर सकते हैं इसे। चलिए।
ये हटा रहा हूं भाई यहां से, थोड़ा सा देखना किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ठीक है यहां तक। ये लो, ज्यादा कर दिया क्या? ठीक है, चलो। सर हाँ जी, जैसे सर इसमें सर दो केस है सर, इन ट्रांजिट और सर विद कंसाइनी सर। तो जैसे इसमें तो सर आपने सर कंसाइनी के हाँ पास माना में है, हाँ। माना सर, फिर क्वेश्चन में कैसे करना है फिर से? वो बता देगा इन ट्रांजिट हुआ या विद कंसाइनी हुआ, स्पेसिफाई वो बताएगा, लॉस बताएगा, ऑन द वे हुआ, विद कंसाइनीज गो डाउन हुआ, बताएगा वो। जरा ध्यान देना, एक इफ abnormal loss is recoverable from consignee as per agreement, as per agreement, तो एंट्री होएगी कंसाइनीज अकाउंट डेबिट, हमें उससे लेना है ना, टू एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। पी एंडल की जगह हम क्या दिखाएंगे? अबनॉर्मल लॉस, अगर ये कंसाइनी से रिकवरेबल है तो। इफ देर इज नॉर्मल एंड abnormal loss together, अगर एक साथ होते हैं तो फर्स्ट डिडक्ट नॉर्मल लॉस, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ abnormal लॉस। लो जी, इफ देर इज नॉर्मल एंड abnormal लॉस टुगेदर, अगर नॉर्मल और abnormal लॉस दोनों एक साथ हो तो पहले आप नॉर्मल लॉस को रिड्यूस करो और बचे हुई पर फिर आपको abnormal लॉस कैलकुलेट करना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं जी, सभी लोग क्वेश्चन बैंक निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 33 को मैं फेयर में करवा रहा हूं आपको, और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दूंगा आज होमवर्क में। एक आप लोगों ने मुझे याद नहीं दिलाया, कमीशन की वैरायटी लिखनी थी मुझे, है ना? हाँ, मुझे याद था खैर, लेकिन इस टॉपिक के बाद लिख देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 33,
हाँ जी, आगे बढ़े। सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 33। अरे मिला नहीं क्या? 32 के बाद है, देखो ध्यान से। और मिल जाएगा, ध्यान से ढूंढो, लिखा हुआ भी मिस राखी है। हाँ जी, पेज नंबर बताना जिनको मिला है। 6.8 है भाई। ये एक्चुअली मैंने क्या कर रखा है, इनका कसूर नहीं है, स्पेशल ट्रांजैक्शन में डाल रखा है ये, जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, ये सारे इकट्ठे हैं। तो 6.8 रहा होगा शायद। बाकी देख लो, जिसका कोई चेंज है तो चेंज वाला ढूंढ लो, ठीक है। हाँ जी, मिल गया। 32 के बाद नहीं मिला, 34 से पहले मिल जाएगा। देखो, मजे ले रहा हूं यार। Miss Rakhi consigned 1000 radio sets costing rupees 900 each to Miss Geeta, her agent, on 1st July 16. Miss Rakhi incurred the following expenditure on sending the consignment. भाई मैं एक काम करूंगा, हेलो, मैं जो क्लास में आपको करवाऊंगा उसके 3 पार्ट होंगे, रफ वर्क, वर्किंग नोट और सॉल्यूशन। एग्जाम में आपको 2 करके आने हैं, वर्किंग नोट और सॉल्यूशन। लेकिन हम रफ वर्क को फेयर नोटबुक के अंदर करेंगे रिवीजन में, ताकि मेरी फीलिंग आए आपको वहाँ। चलिए, पहला काम रफ वर्क। लो जी, ये और ये सुनो ध्यान से, यहां कौन है? राखी। और यहां कौन है? गीता। ये बताओ, गुड सेंट। अरे बताओ कितने रेडियो हैं? 1000 रेडियो, 1000 रेडियो सेट्स हैं। और एक है 900 रुपए का, तो 9 लाख हो गया। ठीक है भाई, 1000 रेडियो है, एक 900 का है, 1000 को 900 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 लाख रुपए आएंगे भाई साहब। ठीक। और राखी ने खर्चा किया फ्रैट और इंश्योरेंस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस 7650 प्लस 3250 कितने हो गए? 10,900 पूरे। लो जी, मिस गीता रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स। लो जी, लेकिन यहां से 1000 चले थे, लेकिन यहां जो उतारे गए 950 सेट्स, 950 सेट उतारे गए भाई साहब। क्या 50 रेडियो रास्ते में भाव बनकर उड़ गए? लो जी, अब नॉर्मल लॉस रास्ते में कितना? 1000 माइनस 950, 50 का अब नॉर्मल लॉस। इसका मतलब रास्ते में हुआ ना, पता लग गया ना। वहां से चले 1000 और पहुंचे कितने? 950, तो 50, अब नॉर्मल लॉस हो गया। नॉर्मल लॉस की फीलिंग भी क्वेश्चन में आ जाएगी, इवेपोरेशन, मेल्टिंग, लॉस इन वेट, ठीक है, ऐसे बता दिया जाएगा। चोरी हो ना, आम बात हो, ये बिजनेस की बात हो रही है, दिल की बात नहीं हो रही है। चोरी चोरी किया रे, अब क्या करूं? तो फिर सुबह से लेकर शाम तक यहीं रहना है, फील कहां लूं जाकर? है ऐसा तो है नहीं भी 6 बजे बाद जाके कि वहां भाई फील लेनी है। बोलो, चोरी हो ना, आम बात तो हो, तो फिर सोचने वाली बात है। चोरी मतलब होती रहती है उस रास्ते से जिस रास्ते से जाता है माल। हाँ, तो नॉर्मल लॉस होगा हाँ ना, बिल्कुल। एक बिल्कुल आपके एक ब्रांच का चैप्टर आएगा ग्रुप 2 के अंदर, तो कुछ छोटी मोटी चोरियां होती रहती है। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बर्तनों की, पाइपों की, ठीक है ना, स्टील, जिंदल स्टील के नाम से पूरे इंडिया के अंदर हैं इसके ऑफिस। तो
वहाँ पर क्या है कि छोटी मोटी चोरियाँ, अच्छा एक आपका और भी था कुछ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी ऐसा होता है, कॉपर के इक्विपमेंट होते हैं, वो जो टेक्निकल इक्विपमेंट है, तो वहाँ से क्या है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ कॉपर चोरी करते रहते हैं, थोड़ा बहुत बाहर ले जाकर कबाड़ी को बेच देते हैं, महंगा बिकता है कॉपर। तो वो अगर हो तो वो लिख दिया जाएगा, अगर इस तरह की कोई चोरी है, छोटी मोटी चोरी है, वो कर दिया जाएगा। बिजनेस में भी हम ऐसे करते हैं, 10 लाख रुपए में से 500 रुपये चोरी हुए तो हम उस पर पूरी पंचायत बैठाने के बजाय कहते हैं ये तो नॉर्मल है, चलो कोई बात नहीं, इतना तो हो जाता है। गिनने में भी गलती हो जाती है, कोई 150 रुपये निकल भी जाते हैं। बड़ी चोरी हो तो फिर हम सीरियसली लेते हैं उस चीज़ को। ठीक है, बिल्कुल वो बता दिया जाएगा जी। चलो ठीक है, नॉर्मल चोरी हो जाएगी बर्दाश्त, लेकिन वो तेरे नाम जैसी ना बने कहीं, बस। हाँ जी, तो क्या हुआ, गीता ने 950 रेडियो सेट्स रिसीव किए। एन अकाउंट सेल डेटेड ऑन 30th November 16 शोड दैट 750 सेट्स वर सोल्ड फॉर 9 lakhs। लो जी, इसमें से बिक कितने गए, इसमें से सेल हो गई 750, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, 200। ये लो जी, एंड मिस गीता इनका 10,500 फॉर कैरेज, कैरेज का खर्चा, कैरेज का खर्चा, भाई कैरेज का खर्चा तो यहां होएगा 10,500, तो ये कौन सा हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस। और ये किसने किया है, गीता ने। गीता ने माल रिसीव करने पर कैरेज लोकल भाड़ा पे किया 10,500 रुपये। लो जी, और मिस गीता वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन 6% ऑन सेल्स अफेक्टेड बाय हर। 9 lakhs पे कमीशन कितना बनता है, अच्छा सेल तो है 9 lakhs की, और कमीशन कितना 54,000, ये बात हो गई भाई। उसके बाद शी incurred expense amounting to 2,500 for repairing and damaged radio sets remaining in the inventory। उसने 2,500 रुपये रिपेयर के खर्चे और किए जी। जो बच गए थे उनकी बात कर रहे हैं, जो बच गए थे उन पर 2,500 रुपये, डैमेज हो गए होंगे, थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह लगे होंगे, तो वो सारे आ जाएंगे आपके। और कोई बात है तो बताओ जी। लो जी, सर अगर हाँ ये जी। रेडियो स्क्रैप होने की वजह से मतलब इन पे कुछ स्क्रैच आ जाता तो कम उसमें बिकते फिर, हाँ तो हाँ, वो तो सेलिंग वो लॉस में आ जाएगा ना, सेल आपकी कम आ जाएगी तो लॉस हो जाएगा उसके अंदर, कम सेलिंग प्राइस पे बिकेंगे, अपने आप प्रॉफिट एडजस्ट कर लेगा ना उसको। ठीक है, आपका प्रॉफिट कम होगा। 1 मिनट रुक जाओ, अब इसमें अगर मगर मत करो। एक पहला क्वेश्चन आया बुक में बड़ी मुश्किल से, मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ लगातार, क्वेश्चन नहीं मिल रहा करवाने को, क्योंकि इन्होंने ना बेसिक क्वेश्चन दे नहीं रखे, तो मुझे अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाने पड़ रहे हैं। आपके स्टडी मटेरियल ने डायरेक्ट लॉन्च कर रखा है, बनाओ ट्रेडिंग, P&L, कंसाइनमेंट, ये करो वो करो। अब बेसिक क्वेश्चन तो चाहिए ना क्लास में करने के लिए, तो मुझे अपनी तरफ से क्रिएट करने पड़ रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल का, इसको थोड़ा सा मनाकर रखते हैं वरना ये जाता रहेगा। मिस राखी लॉस्ड ए क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी विच वाज एडमिटेड 35,000। 35,000 का क्लेम एडमिट हुआ है, मिला नहीं है। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। लो जी, बात समझ आ गई आपका। अच्छा, ये तो था मेरा रफ वर्क। अब वर्किंग नोट्स में मेरे को 2 चीजें चाहिए होती है। एक तो ये चाहिए होता है कि अब नॉर्मल लॉस की कीमत कितनी है, और आपको पता है एक मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए होता है, एक मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए होता है। ये सबने नोट कर लिया क्या, पहले बताओ। ठीक है, ओके। अब हम लिखते हैं वर्किंग नोट्स। अच्छा ध्यान रखें भाई, वर्किंग नोट्स आप सॉल्यूशन से पहले कर सकते हैं, सॉल्यूशन के बाद कर सकते हैं, बीच बीच में नहीं करने वर्किंग नोट्स कि थोड़ा सा सॉल्यूशन थोड़ा सा वर्किंग नोट्स, थोड़ा सा सॉल्यूशन थोड़ा सा वर्किंग नोट्स, ऐसे नहीं करना। या तो पहले वर्किंग नोट कर दो, जो चाहिए अगर पता हो, सुनो ध्यान से, जो चाहिए अगर वो पता हो। जैसे मैंने कहा, एक तो अब नॉर्मल लॉस चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, बाकी अब और किस चीज के लिए क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, ओ सॉरी वर्किंग नोट्स चाहिए। ठीक है, तो ये 2 ही चीजें चाहिए, मुझे पता थी। कई बार क्या होता है, आप जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब पता लगता है कि अच्छा ये भी चाहिए, अच्छा ये भी चाहिए, तब उसके वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 लिखकर नीचे वर्किंग नोट कर दो, फिर वापस ऊपर आकर वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, किसी तरह से बीच बीच में नहीं करना, और वर्किंग नोट्स बनाना है जो तुम्हें लगे कि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो देखो सर, वर्किंग नोट 3 9 lakhs का 6% 54,000 बनता है, इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया भाई। ठीक है, ऐसे वर्किंग नोट्स नहीं बनाने। अब जैसे अब नॉर्मल लॉस निकालना एक महान काम है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना एक महान काम है, वो दिखाना है आपने। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, अब नॉर्मल लॉस की वो नॉर्मल बात है, अपन कंसाइनमेंट में करके दिखा देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक लीजिए। और ये जो मैं टेबल बनवा रहा हूं ना आपको, ये टेबल आपने बस बिठा लेनी है एकदम दिमाग में। एक तो है क्वांटिटी की बात और एक है अमाउंट की बात। ये है पर्टिकुलर। बताइए, गुड्स एंड 1000 रेडियो सेट्स थे। अच्छा, ये है रेडियो सेट्स, मैं ऊपर लिख रहा हूं भाई, रेडियो सेट्स 1000 रेडियो सेट्स थे 9 lakhs के, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो कंसाइनर ने किए, बताना कितने थे? 10,900। 10,900 बस, और तो कुछ नहीं। नौ लाख 10,900 क्या कह रहे हो? एक मिनट, ये लो, देखो, यही तो किए हैं यार। ये तो उसने किया ना, गीता ने। गीता को जब माल मिला, गीता को कितना माल मिला? 950 ही मिला। तो गीता ने तो कैरेज 950 पे दिया होगा ना, ठीक है। ये खर्चा किसने पे किया था? राखी ने पे किया था। तो जो राखी ने पे किया वही आएगा, क्योंकि नुकसान रास्ते में हो चुका है। डन, आगे बढ़े, चलिए। अब मैं क्या करता हूं, अब नॉर्मल लॉस हो गया यहीं, तो मैं यहां करता हूं अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे? 9,10,900 डिवाइड बाय 1000 रेडियो सेट्स। इतने कितने रेडियो सेट हुए हैं जी? हाँ जी, 15 या 50? लो जी 50। तो 50 रेडियो सेट्स गए। कीमत बताओ कितनी? 45545। ये लो जी, ये अब नॉर्मल लॉस की कीमत आ गई। समझ आ गया होगा? यस, 950 रेडियो रिसीव्ड बाय गीता, 8,65,355। लीजिए, ये हो गया। अब डायरेक्ट एक्सपेंस जो गीता ने पे किए, कंसाइनी, हाँ जी, कितना पे किया? 10,500 डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट ही लेने हैं, इनडायरेक्ट नहीं लेने। 875, 855। ठीक है भाई। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 875, 855 डिवाइड बाय 950 इंटू 200 रेडियो सेट्स। मैं एक काम करता हूँ, 950 माइनस 750, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया मेरा, हाँ जी, 184,391। लो जी, बेसिक वर्किंग पूरी हो गई है हमारी। चलिए, सॉल्यूशन बताओ भाई। बुक्स किसकी? बुक्स ऑफ मिस राखी। एक तो पूछा गया जी कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट।
लो जी, सबसे पहले राखी ने गीता को माल भेजा। बताओ जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और मैंने पोस्ट कर दिया 9 लाख। लीजिए, फिर राखी ने डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए टू कैश। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में एक तो क्या पे किया है? फ्रेट। फ्रेट कितना? 10,7650, और एक पे किया है इंश्योरेंस 3250। टोटल हो गया 10,900। लो जी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस वो जो राखी ने पे किए। डायरेक्ट एक्सपेंस जो गीता ने पे किए टू गीता, क्या नाम है? कैरेज, 10,500। लो जी, एंट्री दिमाग में रखनी है। माल भेजा, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट। डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए, कंसाइनमेंट टू कैश। गीता ने पे किए, कंसाइनमेंट टू गीता। अब बताओ, सेल कर दिया गीता ने, बाय गीता, बाय गीता, गीता टू कंसाइनमेंट है ना, और कितने में बेचा? 9 लाख। और गीता का कमीशन इसके ऊपर टू गीता, कमीशन 9 लाख का 6%, 54,000। यस, एक गीता ने रिपेयर का खर्चा भी किया है। रिपेयर्स कितना? 2,500। लीजिए, एक आपका अबनॉर्मल लॉस हो गया रास्ते में बाय अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, सी वर्किंग नोट। भाई इसकी वैल्यू तुमने निकाली कैसे? तो आप कहो जी वर्किंग नोट देख लो, हमें नहीं पता कैसे आए। 45545, 45545, समझ आ रहा होगा? देखो, ये अब नॉर्मल लॉस इन दोनों में से निकला है, 9 लाख और 10,900, यहां से निकला है ये अब नॉर्मल लॉस। बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, सी वर्किंग नोट कितना? 184,391। और देखो कुछ आता हो इसमें, ट्रेडिंग पी एंड एल है यार, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, सारा कुछ तो आ गया। ठीक है, और कुछ बचा नहीं है। बताओ प्रॉफिट आया या लॉस आ गया? प्रॉफिट आ गया तो टू पी एंड एल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट। हाँ जी, 1,15,2036 टोटल। और बता दो भाई, 11,29,936, 11,29,936 डन। चलिए, भाई इसने तो मिस गीता का अकाउंट पूछा है, लेकिन मैं आपको अब नॉर्मल लॉस अकाउंट और बनाकर दिखाना चाहता हूं। बाय
अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। हाँ जी, कितना? 45,500 टू कंसाइनमेंट अकाउंट, है ना? इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है, दिया नहीं है, बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। क्लेम कितने का? 35,000। और कुछ ना बोले तो इसका मतलब बाकी लॉस हमें भुगतना है बाय P&L। कंसाइनी वाली बात तब करनी है जब क्वेश्चन में कहा जाए। ये बाकी जो बच गया वो P&L में चला दें। फोर फाइव फाइव फोर फाइव 45545। हाँ जी, नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 गीताज अकाउंट। आपको याद है मैंने पर्सनल अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ टिप्स दिए थे कि पैसे लेने हो तो डेबिट में, देने हो तो क्रेडिट में। बताओ जी, आपको पता है गीता से पैसे लेने किस चीज के हैं? सेल के पैसे लेने हैं। सेल के पैसे लेने हैं टू सेल। लाइन छोड़ देना। कितने की सेल की थी उसने? 9 लाख। सेल के तो लेने हैं, देने किस किस चीज के हैं? एक तो उसने डायरेक्ट एक्सपेंस पे किया था, कितने का? 10,500। एक 2,500 रुपये रिपेयर का खर्च किया था। लाइन छोड़ रहा हूं, एंट्री लिखूंगा अभी। 2,500 रिपेयर का। और एक भाई हमने उसको कमीशन भी देना है, कमीशन 1000। बस ये पैसे लेने हैं, ये पैसे देने हैं, बाकी फाइनल सेटलमेंट हो गई ऐसा मानकर चलेंगे। कुछ ना मेंशन हो तो इसका मतलब लास्ट के अंदर सारे पैसे उसने पहुंचा दिए। अब बताओ, गीता ने डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए तो एंट्री क्या हुई? कंसाइनमेंट टू गीता, तो बाय कंसाइनमेंट। और वैसे ना आपके लिए ज्यादा धर्म संकट है नहीं। देखना, एक बार गर्दन उठाओ, ये देखो, ये देखो। अगर आप लिखोगे कंसाइनमेंट में टू गीता, तो गीता में क्या लिखोगे? बाय कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में टू गीता बाय कंसाइनमेंट, टू गीता बाय कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में बाय गीता, तो गीता में टू कंसाइनमेंट। ठीक है, तो ऐसी कोई बात आएगी नहीं। फिर भी आप जर्नल एंट्री सोचकर फिर जवाब दें इसमें। हाँ जी, एक उसने माल बेचा तो टू कंसाइनमेंट, खर्चा हुआ बाय कंसाइनमेंट। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि मैंने जैसे आपको एंट्रीज बताई है उन एंट्रीज को अच्छे से समझें, सोचें और उसके बाद उसकी पोस्टिंग करें। अब जो भी हो गया बाय बैंक मान लो, बैलेंसिंग फिगर, फाइनल सेटलमेंट, अज्यूम्ड, ये अज्यूम किया हमने 8 लाख। क्या करे हो? 8,33,000। ये लीजिए। इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना होता है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है ऐसे। ठीक है बॉस? होमवर्क में आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 32
इसमें मैं एक बात बता दूं, इसमें एक चीज़ में दिक्कत आएगी आपको कमीशन कैलकुलेट करने में। मैं कमीशन की अमाउंट आपको बताकर भेज रहा हूं 163,500। थोड़ा मैथमेटिकल काम है, तो हो सकता है कुछ बच्चे अटक जाएं उसको कैलकुलेट करने में, तो अटक जाओ तो ये अमाउंट ले लेना। मेरे को ये देखना है कि तुम्हें एंट्रीज समझ आई है या नहीं आई। तुम्हें मैथ कितना आता है वो मैं देखना नहीं है, वो मैं सिखा दूंगा फिर इसमें जो कमीशन की अमाउंट है। कमीशन को निकालने के लिए थोड़ा ऊटपटांग काम किया हुआ है। अच्छा, एक एरर चेक करें। एक आपके 32 क्वेश्चन में 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन के अंदर एक अमाउंट है 14,400। 14,400 ही है क्या? ठीक है, हाँ जी ठीक है। फिर एक 32 ट्राई करेंगे आप और एक क्वेश्चन नंबर। बात समझ आ गई ना? कमीशन के लिए थोड़ा स्ट्रगल है इसमें, तो अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो 163,500 लेके आंसर निकाल देना। मुझे तो आपकी एंट्रीज और लेजर चेक करने हैं एक बार, ठीक है ना? चलिए 31 के बारे में अभी कोई बात नहीं करूंगा मैं। 33 मैंने अभी करवाया आपको, और एक मिनट 34 और देख लेता हूं मैं। ये भी आपने ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 36। और एक मैं और कौन सा बता रहा था आपको? क्वेश्चन 34। बस 1 2 तो क्या है, यही है। 32 ट्राई करना है, 36 ट्राई करना है, 34 ट्राई करना है। अच्छे से करने हैं ये क्वेश्चंस, और मैं पूरे क्वेश्चन क्लास के अंदर करवाऊंगा। आपको ट्राई करके जरूर आने हैं, ठीक है? और आपने किसी से पूछना नहीं है कुछ भी, ठीक है जी? सर कल वाली एक एंट्री में डाउट है सर, पूछना। अच्छा हाँ, पूछ लो। सर वो आपने वो दूसरी एंट्री कराई थी सर, कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड टोन वाले में सर। इसमें सर बाकी में करते हैं सर, जैसे कंसाइनमेंट टू एक्सपेंस वाली सर, कंसाइनमेंट टू केस, कंसाइनमेंट के नीचे एक्सपेंस होता है सर देख के तो, और वाई टू कंसाइनमेंट करते हैं, कंसाइनमेंट के नीचे सेल्स होता है सर। तो इस कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड टोन वाले में कंसाइनमेंट के नीचे क्या है सर? नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना खुद अपने आप में बोल रहा है गुड्स एंड टोन कंसाइनमेंट, इसलिए और कुछ लिखना नहीं है आपको, ठीक है ना? कुछ नहीं लिखना। ठीक है जी, टाटा बाय बाय।